स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो 2 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज वार्ता का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आपसी हितों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक के दौरान G7 के अध्यक्ष पद पर जापान और G20 के अध्यक्ष पद पर भारत की वरीयताओं पर भी चर्चा की जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री दोपहर बाद 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान देंगे। 2014 में भारत और जापान के संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नई दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को अंतिम नागरिक तक पहुंचाना विषय पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन वैश्विक नेताओं और स्वास्थ्य विकास भागीदारों, स्वास्थ्य नीति निर्माताओं, डिजिटल स्वास्थ्य नवप्रवर्तकों और लोगों को प्रभावित करने वालों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लेकर आएगा। वैश्विक सम्मेलन एक दूसरे से संबंधित डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के मुद्दों पर बल देगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय समेत कई अन्य संस्थाओं के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में एक मंत्री स्तरीय सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसमें पैनल चर्चा के साथ साथ डिजिटल रूपांतरण, चुनौतियों, अवसरों और सफलता के महत्वपूर्ण कारकों पर अंतर्दृष्टि और अनुभव और विचार मंथन शामिल होगा। ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह राजधानी दिल्ली के ITC मौर्या शेरटन में CEEW स्टडीज और इंटेली स्मार्ट की इनोवेशन चैलेंज इंस्टिंक्ट 3.0 को लॉन्च करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से देश भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ 3 अप्रैल 2023 तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाएगा। इस पखवाड़े का उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना और पौष्टिक खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना है। पोषण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को किया था। इस अभियान ने पोषण के मुद्दे को विचार विमर्श के केंद्र में ला दिया है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े का विषय है सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने के कारण इस वर्ष श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए पोषण श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित होगा। साथ साथ सक्षम आंगनबाड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। पिछले वर्ष पोषण पखवाड़े के दौरान देश भर में लगभग 3 करोड़ क्रियाकलाप आयोजित किए गए थे। देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार प्रवर्तन महत्वपूर्ण है। मेघालय विधानसभा का बजट सत्र आज से राजधानी शिलांग में शुरू होगा और वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा 23 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगे। नवनिर्वाचित नागालैंड विधानसभा का पहला सत्र आज से राजधानी कोहिमा में शुरू होगा। पहले दिन विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आज से युवा वैज्ञानिक पंजीकरण 2023 से शुरू होगा। इच्छुक छात्र अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आज दूसरा हफ्ता होगा। बजट सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। नतीजा, सदन में अब तक कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाए हैं।
इस हफ्ते पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सत्ता पक्ष राहुल गांधी द्वारा विदेशों में दिए गए बयानों को लेकर आंदोलित है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। बजट सत्र में आज राज्यसभा में कपड़ा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय से संबंधित कार्यक्रम पर चर्चा सूचीबद्ध है। लोकसभा में भी पहले दिन से ही अनेक विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं, जिस पर चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है और इसीलिए अब तक कोई ठोस विधायी कार्य लोकसभा में भी नहीं हो पाया है। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक सोमवार से महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हो रही है। 2 दिवसीय बैठक में दुनिया भर के सामाजिक संगठनों को ये बताने का अवसर मिलेगा कि G20 के नेताओं से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। बैठक के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी उपस्थित रहेंगी। 2 दिवसीय स्थापना बैठक में लगभग 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को 22 मार्च को नागपुर के पेंच बाघ अभयारण्य और अन्य पर्यटन स्थलों को भी देखने का मौका मिलेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज से G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 की शुरुआत होगी। G20 यंग एम्बेसडर समिट वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के युवा प्रतिनिधियों को एक मंच पर मुहैया कराता है। G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 भारत के युवा केंद्रित प्रयासों का उदाहरण होगा और दुनिया भर के युवाओं को इससे मूल्यों और नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। G20 समिट युवाओं को वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विचारों का आदान प्रदान करने, बातचीत करने के साथ साथ एक आम सहमति तक पहुंचकर भविष्य के नेता बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 की थीम फ्यूलिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल यूथ है। G20 देशों के श्रमिक संघों के पहले श्रम 20 यानी कि L20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आज पंजाब के अमृतसर में संपन्न हो जाएगा। आखिरी दिन विश्व सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर एक संयुक्त वक्तव्य आने की भी संभावना है। L20 की बैठक को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को दिल्ली से ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने इस आयोजन के लिए भारतीय मजदूर संघ को बधाई दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को नागपुर में कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर सृजनात्मकता के नाम पर अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने OTT पर बढ़ती अश्लीलता और अभद्र भाषा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती अभद्र और अश्लील सामग्री की शिकायतों के प्रति गंभीर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर इस बारे में नियमों को बदलने की जरूरत पड़ी तो मंत्रालय उस पर भी विचार करने को तैयार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बुद्धिजीवियों और देशवासियों को भारत के खिलाफ बोलने वाले लोगों के विरुद्ध खड़े होने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग भारत की विकास गाथा को रोक रहे हैं और हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर चोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और कोई कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद जनता का जनादेश प्रकट करती है और ये संविधान की निर्माता भी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। चैम, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और रुक करते हैं चलिए कुछ अन्य खबरों का। पंजाब में भगोड़े अमृतपाल सिंह के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता मुहैया कराएगी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह से जुड़े 112 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ साथ 7 अवैध हथियार, 300 से अधिक कारतूस, 3 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं।
पुलिस की जांच में अमृतपाल के पाकिस्तान आईएसआई से लिंक भी सामने आए हैं। पुलिस ने कुछ फोन और वॉकी टॉकी भी बरामद किए हैं, जिन्हें तकनीकी विश्लेषण के लिए भेजा गया है। दुबई स्थित बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी एमआर जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। कंपनी ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक शॉपिंग मॉल और बहुमंजिले भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एमआर समूह के सीईओ अमित जैन, बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय और अभिनेत्री नीतू चंद्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्रीनगर में मॉल बनने से यहां करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित वैश्विक पोषक अनाज सम्मेलन के अवसर पर मोटे अनाजों के प्रचार और जागरूकता पर तकनीकी सत्रों के साथ एक संगोष्ठी आयोजित करेगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार मोटे अनाजों पर मानकों पर आधारित श्री अन्न एक समग्र अवलोकन नामक एक पुस्तक का डिजिटल रूप से विमोचन भी किया। भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ ब्रॉडगेज नेटवर्क 100% विद्युतीकरण किया है। 2.5 गुना कम होगी लागत। बहरीन अपने देश में प्रौद्योगिकी कर्मियों की संख्या बढ़ाना चाहता है और इस उद्देश्य से उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपने देश में परिसर स्थापित करने के लिए कई भारतीय विश्वविद्यालयों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश की भारत के साथ पहली सीमा पार तेल पाइपलाइन उनके देश में ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। और उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली की दरों में 12% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस संबंध में उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने एक प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है, जो इस सप्ताह होने वाली अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स में व्यापार मुक्त व्यापार समझौते के लिए एक चौथे दौर की बातचीत पूरी कर ली है। इस पहल का मकसद दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। भारत को 2030 तक ई कॉमर्स के जरिए $350 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य रखना चाहिए और इसके लिए सरकार को एक अलग नीति तैयार करने की जरूरत है। आर्थिक थिंक टैंक GTRI ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही है। सार्वजनिक क्षेत्र की NTPC ने पटना जिले के बाढ़ स्थित बिजली घर की 660 मेगावाट क्षमता की चौथी इकाई को ग्रिड से जोड़ दिया है। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी TLF गुरुग्राम में एक नई आलीशान आवासीय परियोजना का निर्माण करने के लिए अगले 4 साल में 3,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी भागीदार BP PLC ने अपने पूर्वी अपतटीय क्षेत्र KG-D6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए नीलामी फिर से शुरू कर दी है। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय इक्विटी में 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें अडानी समूह की कंपनियों में अमेरिका स्थित GQG पार्टनर्स के बड़े निवेश का प्रमुख योगदान है। पेटीएम के IPO की असफलता के बाद बाजार नियामक सेबी IPO को मंजूरी देते वक्त सतर्कता बरत रहा है। सेबी ने 2 महीनों में होटल श्रृंखला OYO का संचालन करने वाली वेल एस्टेट सहित 6 कंपनियों के विवरण पुस्तिका को वापस कर दिया है। टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों को सख्त उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप बनाया है, जबकि मारुति सुजुकी इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भरोसा जताया कि वो 1 अप्रैल की समय सीमा से पहले अपने संबंधित उत्पादों में बदलाव कर लेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने आवास में घुसने वाले पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। इमरान खान ने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके समर्थकों की पिटाई की। इसके अलावा पुलिस ने उनके घर की दीवारें भी तोड़ी। इमरान खान ने पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि मेरे घर पर हमला अदालत की अवमानना है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना सर्च वारंट के उनके घर पर छापा मारा। वहीं पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि पुलिस अदालत के आदेशों का पालन कर रही है। सरकार का कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज से 22 मार्च तक रूस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। शी जिनपिंग का ये दौरा रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन हमेशा शांति का समर्थक रहा है और वार्ता को आगे बढ़ाने की गुजारिश करता है।
चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि शी जिनपिंग अपनी यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी संबंधों और रणनीतिक सहयोग सहित सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अगर चीन संघर्ष विराम को बढ़ावा देकर यूक्रेन में युद्ध में खुद को शांतिदूत के रूप में पेश करता है तो ये अस्वीकार्य होगा। एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने वेस्ट बैंक के एक शहर में एक इजरायली दंपति पर उनकी कार में गोलियां चला दी, जिससे वो व्यक्ति घायल हो गया। अफ्रीकी देश में कांगो में एक बार फिर नरसंहार की घटना सामने आई है। कांगो के पूर्वी और उत्तरी प्रांतों में चरमपंथियों ने 22 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले के लिए स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने कोडेको समूह को दोषी ठहराया है। ये ग्रुप उग्रवादियों का एक संगठन है जो गांव वालों पर हमला करता है। इक्वाडोर और उत्तरी पेरू में आए तेज भूकंप से तटीय क्षेत्र को हिला दिया है, जिससे कई घरों, स्कूलों और चिकित्सा केंद्रों को नुकसान हुआ है। इस भूकंप से 14 लोगों की मौत हो गई और 380 से ज्यादा घायल हो गए। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो और लासो ने एक बयान में कहा है कि सभी मंत्रालयों को आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय कर दिया गया है और लैटिन अमेरिकी देश में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। कैलिफोर्निया में इस समय तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के कारण कई घर पानी में डूब गए हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश की वजह से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने सैन जोकिन नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर अमेरिकी परमाणु संपत्ति से जुड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास का विस्तार करने का आरोप लगाते हुए युद्ध को रोकने के लिए किसी भी समय परमाणु हमले करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। मौजूदा विश्व चैंपियन भारत की महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के मैच में निखत ने अल्जीरिया की रुमायसा बॉलम को हराया। वहीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में भारत की मनीषा को जीत मिली है। मनीषा ने ऑस्ट्रेलिया की टीना रहीमी को हराकर प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह प्रवेश किया है। एशियाई खो-खो चैंपियनशिप आज से असम में शुरू हो रही है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के चौथे संस्करण में महिला और पुरुष वर्ग में कुल 17 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच प्रत्येक दिन 4 मुकाबले खेले जाएंगे। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। फोटो देख रहे हैं, मैं वो शो के बाद कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास।
मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। के बाद स्वागत है आपका और आइए रुक करते हैं अब कुछ अन्य खबरों का। भारत द्वारा दिए गए 118 रन के आसान लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 11वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 30 गेंद में 51 रन और मिचेल मार्श ने 36 गेंद में 66 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 26 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और निर्णायक मुकाबला बुधवार को चेन्नई में खेला जाएगा। विमेंस प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स और यूपी वॉरियर्स आमने सामने होंगे। गुजरात जॉइंट्स अंक तालिका में सबसे अंतिम पायदान पर काबिज है, तो दूसरी ओर यूपी की टीम 6 अंक के साथ अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। आज दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत के अक्षदीप सिंह ने जापान के नोमी में चल रहे एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अक्षदीप सिंह ने 1 घंटा 20 मिनट 57 सेकंड का समय लेकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता के महिला वर्ग में भारत की प्रियंका गोस्वामी ने कांस्य पदक हासिल किया। ताइवान के ताओयुआन में चल रहे तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण सहित 3 पदक अपने नाम किए। पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में राहुल ने स्वर्ण पर कब्जा जमाया। पुरुषों के रिकर्व टीम इवेंट में पार्थ रामपाल और राहुल ने स्वर्ण पदक हासिल किया, तो वहीं पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में रामपाल ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत के शीर्ष युगल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया है। बोपन्ना ने इंडियन वेल्स मास्टर्स के पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्टन के साथ मिलकर यह खिताब हासिल किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड नेट ऑफ कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रविवार देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहम को 3-1 से हरा दिया। गायक संगीतकार और गीतकार राहुल जैन ने यारा बेपनाह 2.0, 2 दिल मिल रहे हैं और जन्म पे जन्म जैसे कई गानों को अपनी आवाज दी है। अब वो जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपिल सोनी के साथ अपने नए गाने वो दिन पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने कहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अच्छे के लिए बदल रहा है और प्रगति के पथ पर है। समग्र रूप से उद्योग बड़े या छोटे अभिनेताओं की अवधारणा से दूर अच्छे अभिनेताओं की ओर बढ़ रहा है। ऑस्कर फीवर के बाद आरआरआर के एक्टर के लिए काम पर वापस लौटने का समय आ गया है। जूनियर एनटीआर 23 मार्च से एनटीआर 30 की शूटिंग करने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हैदराबाद में डायरेक्टर एस शंकर की अपकमिंग फिल्म आरसी 15 की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिग बॉस 13 की पूर्व कंटेस्टेंट दलजीत कौर ब्रिटेन के बिजनेसमैन निखिल पटेल के साथ पारंपरिक तरीके से शादी के बंधन में बंध गई। ट्विटर पर स्टार्ट आदिपुरुष प्रमोशंस ट्रेंड करने लगा है। ये ट्रेंड प्रभास के चाहने वालों की ओर से चलाया गया है। दरअसल प्रशंसक इस बात से थोड़ा नाराज हैं कि 3 महीने बाद रिलीज होने वाली फिल्म आदिपुरुष को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आ रहा है। रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार सिनेमाघरों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। होली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को समीक्षकों के साथ आम जनता ने भी पूरे अंकों के साथ पास कर दिया है। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म गैसलाइट की शूटिंग सेट पर बिताए पलों को साझा किया। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने खुलासा किया है कि राजकुमार राव ने फिल्म भीड़ के एक दृश्य को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए वास्तव में थप्पड़ मारने को कहा था। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।